अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं VOP TV वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज फिर बात करेंगे उसामा नदीम कत्ल केस के ऊपर। और उसामा नदीम क्योंकि जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया उसके लवाहिकीन आज भी एहतजाज पर हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो JIT बनाई गई है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और उसका पहला इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ, जो मुल्ज़मान के जो बयानात थे वो कलमबंद हुए, उनकी जानिब वो भी बताऊंगा आपको तफसील के उन्होंने क्या कहा। इसके साथ साथ दाखिला कमेटी का इजलास हुआ है, ये बड़ा अहम था। लेकिन दाखिला कमेटी के अंदर मौजूद मामले खुसूसी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के हैं अली नवाज़, उनकी जानिब से जो है JIT पर अदम एतमाद का इज़हार किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि कई उन्होंने जो सवालात उठाए हैं इस JIT के ऊपर वो भी आपको इस वीडियो में आगे चल के बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जो इजलास हुआ है JIT का, इसके अंदर क्या कुछ हुआ वो तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद उसामा नदीम के घर आए तो मैं वहाँ मौजूद था और उस वक्त मैंने उनसे बातचीत भी की। वो वीडियो भी मैंने आपके जो है इस चैनल पे मेरे मौजूद है और लवाहिकीन के साथ उनकी जो बातचीत हुई वो भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो भी आप इस लिंक मौजूद है, वो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में सिर्फ एक मुतालबा था लवाहिकीन की जानिब से कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन शेख रशीद अहमद ने फौरी तौर पर तमाम वादे किए थे कि जैसा आप चाहते हैं वैसी ही इंक्वायरी होगी, वैसी ही जुडिशल इंक्वायरी होगी, जज की सरबराही में जो है कमेटी तश्कील दी जाएगी। लेकिन जो JIT बनाई गई है वो SP सदर हैं सरफराज विर्क, उनकी सरबराही में बनाई गई है और इसमें तमाम इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं, ISI, MI और IB के नुमाइंदे भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्योंकि ये पुलिस का मामला है, पुलिस एहलकार ही इस मामले में मुलव्वस हैं और क्या एक पुलिस ऑफिसर गैर जानिबदारी से जो है इसकी तहकीकात कर पाएगा या नहीं, ये जो है एक सवालिया निशान है। क्योंकि जो लवाहिकीन हैं वो अभी भी एहतजाज पे हैं। वो कहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो एहतजाज जारी रखेंगे। अब देखना ये है कि इस पे क्या होता है। लेकिन जो JIT ने पहले इजलास में इक़दामात उठाए हैं वो आपके सामने रखूँगा। क्योंकि मुल्ज़मान 5 मुल्ज़मान हैं जो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया उसामा नदीम का, वो जो है JIT के सामने पेश हुए और उनके बयानात जो है कलमबंद किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या आप ये बताएं कि आपने जो है इस गाड़ी के ऊपर फायर क्यों किया, क्या वजह बनी। जिसके ऊपर ये मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनकी जानिब से कहा गया कि उस रात जो है एक कॉल चली कि शम्स कॉलोनी में डकैती की वारदात हो रही है और उसी के पीछे वो गए। और उन्हें जब ये गाड़ी नज़र आई काले शीशे वाली, इसको उन्होंने रोकने की कोशिश की क्योंकि रात 2 बजे का वक्त था और इसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, गाड़ी रुकी नहीं और इन्होंने पीछा किया और इस पे फायरिंग की। ये जो है मौक़िफ़ अपनाया है मुल्ज़मान ने JIT के सामने। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हुई हैं कि जो उसामा की गाड़ी थी उसका क्योंकि फॉरेंसिक करवाया गया है, क्योंकि फ़ायर तकरीबन 21 से 22 फायर जो है इस गाड़ी के ऊपर लगे। किन के साइडों से लगे, फ्रंट से भी फायर लगे, साइड से भी फायर नज़र आए। क्योंकि पुलिस एहलकारों का मौक़िफ़ था कि उन्होंने पीछे से फायर किया, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अब इस गाड़ी का फॉरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि इसकी तफसीलात जब सामने आएंगी तो डिटेल भी आप लोगों को पता चल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर अहम पेशरफ्त हुई है कि फ़ोन कॉल्स जो की गई उसामा का फ़ोन कॉल्स का जो है डेटा भी मंगवाया गया है और उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। JIT के अंदर ये भी फ़ैसला किया गया कि उसकी तमाम रिकॉर्डिंग और तमाम तफसीलात जो है वो सामने रखी जाएंगी और तहकीकात को मज़ीद जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो खाली खोल जो है जाए वकूअ से मिले हैं वो इकट्ठे करके वो भी फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। उससे ये पता चलेगा कि किन किन गन से फायर किया गया, क्या किसी एक गन से फायर किया गया या क्योंकि 5 मुल्ज़मान थे, या फिर इसमें कितने वेपन जो है इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से वेपन जो है इस्तेमाल किए गए हैं। उनका भी फॉरेंसिक कराने के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट जो है इस हवाले से तलब की गई है।
اس کے علاوہ سیف سٹی کیمرے کیونکہ پورے اسلام آباد میں نصب کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جرائم کا خاتمہ کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کی جو ویڈیو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن جے آئی ٹی نے وہ ویڈیو طلب کی ہے اور اس کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ یہ آخر اصل واقعہ کیا ہوا، کیونکہ اگر کیمروں نے وہ ویڈیو کیچ کیا ہے تو اس میں تمام مناظر وہ موجود ہوں گے کہ اس رات کیا واقعہ ہوا، کس طرح روکنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح پولیس اہلکاروں نے فائر کیے، اس سے بہت چیزیں صاف ہو جائیں گی اور ہیلپ فل ہوں گی، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جے آئی ٹی اپنا کام کس طرح کرتی ہے۔ مزید جے آئی ٹی میں جو پولیس اہلکار اس واقعے کے بعد فوری طور پہ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو جو پولیس اہلکار اس واقعے پر پہنچے، انہوں نے جا کے جائے وقوع کا جائزہ لیا، ان کے حوالے سے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے، ان کی بیانات بھی لیے گئے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے کیا چیزیں دیکھی، تمام ان کے بیانات کو بھی قلم بند کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم چیزیں ہوئی ہیں کہ جو اسلحہ استعمال کیا گیا ہے اس کا بھی جائزہ لینے کے لیے رپورٹ مانگی گئی ہے جے آئی ٹی کی جانب سے کہ کون کون سے اسلحہ، کون کون سے ویپن جو ہے فائرنگ میں استعمال کیے گئے ہیں، کتنے ویپن اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی جے آئی ٹی نے تفصیلات مانگی ہے۔ اور اب باقاعدہ کیونکہ جے آئی ٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور جب اگلا اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں یقیناً یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی کہ کتنے حقائق پر مبنی ہے، کیا پولیس اہلکاروں کا بیان درست ہے یا نہیں، اور کیونکہ جو کچھ بھی ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی کو بھی فائر کرنے کا اس طرح فائر کرنے کی اجازت نہیں پولیس اہلکاروں کو۔ اگر کہیں آپ کہ کوئی دہشت گرد بھی ہو تو اس کو بھی اس وقت تک فائر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جو ہے اس کی طرف سے دہشت گرد کی جانب سے فائر مذمت نہ کی جائے، فائرنگ نہ کی جائے، تب تک پولیس اہلکاروں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کے اوپر فائر کریں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری بات کریں گے، جو داخلہ کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بڑا اہم تھا، وہ بھی اسی سلسلے میں تھا کیونکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد لوائقین کے گھر آئے تھے، ان کی سے تعزیت کی تھی اور انہوں نے وعدے بھی کیے تھے کہ مکمل صاف شفاف تحقیقات ہوں گی اس معاملے کی اور تمام حقائق کو سامنے لائیں گے اور انصاف ملے گا اس فیملی کو۔ لیکن جو پہلی داخلہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں نہ تو سیکرٹری داخلہ پیش ہوئے اور نہ ہی کمشنر جو ہے اس کمیٹی میں شریک ہوئے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اس معاملے کے اوپر۔ یہ معاملہ چھوٹا موٹا نہیں، ایسے واقعات ہونا تمام لوگوں کے لیے خطرناک ہیں کیونکہ پولیس کو لوگ اپنا محافظ سمجھتے ہیں اور اگر محافظ ہی اس طرح کا اقدام کریں گے تو میرے خیال سے تمام لوگوں کا جان و مال کسی کا بھی جو ہے محفوظ نہیں، ہر لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ لیکن اس اجلاس کے اندر جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی ڈی اے ہیں ان کی جانب سے جو ہے اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے یہ آپ نے ایک پولیس آفیسر کے سربراہی میں تشکیل دے دی۔ ایک پولیس آفیسر کیسے جو ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے گا جبکہ اس کے ساتھی یعنی اسی ڈپارٹمنٹ سے پولیس اہلکار اس معاملے میں ملوث ہیں، تو اس کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ علی نواز اوان جو کہ معاون خصوصی ہیں ان کی جانب سے یہ کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جج کی سربراہی میں یہ جے آئی ٹی تشکیل دینی چاہیے اور کیونکہ ایک غیر جانبدار اگر تحقیقات ہوں جسے سارے قبول کریں وہ کسی جج کی سربراہی میں ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ ایک 3 رکنی میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو کہ اس پورے معاملے کی کیونکہ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کرے تاکہ ایک صاف اور شفاف جو ہے اس کی تحقیقات ممکن ہوں۔ یہ دونوں معاملے میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن
अगर हम इसको इस तरह देखें, क्योंकि जो लवाहिकीन हैं इसके, मैं क्योंकि 2-3 बार मेरा वहाँ पे जाना हुआ, और लवाहिकीन बड़े दुख में हैं, कर्ब में हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग उनके साथ इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं, और पूरे मुल्क में ये मामला हाईलाइट हुआ कि इतना अफसोसनाक वाक़या पुलिस की जानिब से पेश आया। पुलिस ने ही जो है एक आम शहरी को, एक आम नौजवान को जो कि एक तालिब इल्म था, इस तरह बेरहमी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और इसकी हर किसी ने मज़म्मत की है। लेकिन अब क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, जो उनकी फैमिली है उनका आज भी और कल भी एहतजाज जारी था। उनकी जानिब से जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी इंसाफ की तवक्को नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वादे वईद तो किए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं किया जाता। हमने देखा कि कई जो है पाकिस्तान में बड़े अफसोसनाक वाक़े हुए, सानिया साहिवाल ले लें, वो भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन उसका भी हमने देखा कि आगे कुछ नहीं हुआ। अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर कितना इंसाफ इस फैमिली को मिलता है। ये जो तफसीलात थी JIT की, ये मैंने आपके सामने रखी। अब कल जो है मुल्ज़मान को दोबारा रिमांड, क्योंकि 3 रोज़ा रिमांड आज मुकम्मल हो जाएगा, और कल दोबारा उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जब वो अदालत में पेश होंगे तो उनके जो बयानात हैं और जो अभी तक की जो तहकीकात पुलिस ने की होंगी वो भी जो है अदालत के सामने रखी जाएंगी। अब जो मज़ीद इसमें तफसील होगी वो भी आपके सामने रखूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आप जितने भी अभी तक हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दें, और आप अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये तमाम मामला पहुँच सके। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।